तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर 2022 और 23 के सेशन का हिंदी साहित्य का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसी वर्ष का है। जिन भी छात्रों का हिंदी का पेपर है, हिंदी काव्य का, आने वाले दिनों में उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। आप सभी को जानकारी मिलेगी कि हिंदी का पेपर किस प्रकार का होता है और उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने नंबर का पूर्णांक होता है, कैसे प्रश्न हल करना है, और 2022 और 23 के सेशन में जिन भी छात्रों की परीक्षा है उनकी परीक्षा में कहां कहां से प्रश्न आएंगे, सबसे ज़्यादा कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, A to Z जानकारी मिलेगी। और ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर इसको हम सॉल्व भी कराएंगे, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसका हम हल भी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका अपना चैनल है सक्सेस टू यू, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको आप समय रहते यहाँ पर सारी अपडेट मिलती हैं। तो पहले तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 2022 और 23 के सेशन का पेपर है। प्रूफ के तौर पे कोई इसमें मतलब फेक वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, हिंदी काव्य का है, पूर्णांक जो 75 नंबर का है, ठीक है। कितने नंबर का है? 75 नंबर का है। इस वीडियो में, इस क्वेश्चन पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलता है प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला है अति लघु उत्तरीय, दूसरा है लघु उत्तरीय, तीसरा है दीर्घ उत्तरीय। तो सबसे पहले हम जानेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। अति लघु उत्तरीय में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10 प्रश्न के उत्तर देने रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 प्रश्न है, ये आपको करना है। प्रत्येक नंबर के लिए 2 नंबर मिलेंगे और टोटल आप कर लेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी के साहित्योतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने के चांस हैं, तो इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। थोड़ा हार्ड नाम है इनके ग्रंथ का, तो हम उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। इनके ग्रंथ का बहुत हार्ड क्वेश्चन है और जनरली आएगा भी परीक्षा में। इनकी जो ग्रंथ का नाम है वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ई ध्यान दीजिएगा, इस, ठीक है, त्वार, इस त्वार, ओके, द अलग है ये, ठीक है, ला ये अलग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी है, इसका नाम थोड़ा हार्ड है, ध्यान दीजिएगा, ली, ठीक है, लितरे, लितरे त्यूर, लितरे त्यूर। उसके बाद आपको लिखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इसको हम पहले रिमूव कर देते हैं आपसे, थोड़ा इसको हटा देते हैं, ये जो लाइन है, ठीक है, इसको यहाँ पर ये हट गई। उसके बाद यहाँ पर और नाम इसका है ए है, ठीक है, याद रखिएगा, ए दुई। उसके बाद है ए हिंदुस्तानी। कहने का मतलब इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है उसका जो नाम है वो है इतवार दाला लितरेतुर एन दोई ए हिंदुस्तानी। इसका आंसर आपको अपने सीरीज क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हार्ड नाम है तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों या फिर कितने युगों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही जनरली और हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, परीक्षा में 100% आने के पूर्ण चांस है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न जनरली है, हमेशा आता भी है और इस बार भी आएगा, तो ध्यान से सुनिए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। हिंदी साहित्य की विकास यात्रा के 4 कालखंड हैं, यानी कि 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको इस प्रकार देना है, जैसे कि मैं आपको नंबर 1 पे बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। नंबर 1 पे है आदिकाल, ध्यान दीजिएगा, आदिकाल। उसके बाद 2 नंबर पे आपका आ जाएगा भक्तिकाल, भक्ति काल आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। 3 नंबर पर आपका आ जाएगा रीतकाल, ओके। और 4 नंबर पे आएगा आपका आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक, समझ लीजिएगा। तो 3 भागों में यानी 3 कालखंडों या फिर युगों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतकाल और आधुनिक काल, ठीक है। तो इस प्रकार इन कालखंडों में बांटा गया, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा में लिखना है। बहुत ही हार्ड और जनरली प्रश्न है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का आप लोगों के समस्त कि रासो, ध्यान दीजिएगा,
कहाँ पर क्वेश्चन चला गया, थोड़ा हम आगे आ गए क्या, चलिए हाँ पॉइंट पे आते हैं कि रासो काव्य परंपरा के किन्हीं दो ग्रंथों और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा आपको ब्लर दिख सकता है तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लीजिए, क्योंकि छात्र के द्वारा ही क्वेश्चन पेपर पे भेजा गया है तो क्लियर नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको आंसर अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो प्रमुख रासो ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ दो ग्रंथों के नाम पूछ रहा है और उनके रचना यानी कि रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहला जो है वो आपका मैं आपको बता दे रहा हूँ, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ये पहला ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है चंद्रबरदाई, ठीक है। और आपके जो दूसरा हो जाएगा 2 नंबर पे दूसरा ग्रंथ है, ध्यान दीजिएगा, बीसल देव रासो। क्या? बीसल देव रासो, जिसके रचनाकार हैं नरपत नाल्ह, ठीक है, नरपत नाल्ह। तो ये 2 प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकार का नाम समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निर्गुण और सगुण काव्य धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए और अंतर बताइए तथा उनके कवियों के भी नाम लिखिए, निर्गुण और सगुण काव्य धारा के, ठीक है। तो चलिए इसका भी उत्तर हम आपको बताते हैं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही जर्नली और हाई लेवल का प्रश्न है। गारंटी है आपकी जब भी परीक्षा होगी हिंदी की, हिंदी साहित्य की, तो यह प्रश्न आएगा ही आएगा। तो उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है इस प्रश्न का कि निर्गुण, पहले निर्गुण की परिभाषा सुनिए, निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की जाती है, जबकि सगुण में, ध्यान दीजिएगा, जबकि सगुण भक्त में ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है। निर्गुण में ईश्वर की रूप, रंग, गुण, जाति नहीं होती हैं, जबकि सगुण में होते हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत ही जनरली और हाई लेवल का प्रश्न है। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं निर्गुण की परिभाषा, निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की जाती है, सगुण भक्ति में ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप सिंपल से लिख दीजिएगा, पूर्ण नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त कौन सा है, चलिए जानते हैं। अगला प्रश्न है कि रीत काल को कितनी धाराओं में, काव्य धाराओं में बांटा गया है, ठीक है। तो कई काव्य धाराओं में बांटा गया है, चलिए हम समझते हैं कौन कौन से काव्य धारा हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर आपको कवि का नाम नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पर हमने अंतर तो बता दिया क्या अंतर है, लेकिन हमने यहाँ पर अभी कवि का नाम नहीं बताया, तो कवि का नाम भी जान लीजिए। तो ठीक है, भक्ति काल, देखिए जो भक्ति काल है उसमें ही सगुण और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले, यानी जो भक्ति काल है उसी में सगुण और निर्गुण भक्ति, ठीक है, काल मतलब निर्गुण और भक्ति शाखा दोनों आते हैं। तो इनके जो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, नंददास जी हैं, कुंभन दास जी हैं, ठीक है, मीराबाई जी हैं, स्वामी हरिदास जी हैं, सूरदास जी हैं, आदि प्रमुख कवि हैं सगुण और निर्गुण काव्य धारा के, या फिर निर्गुण भक्ति शाखा के, या फिर सगुण भक्ति शाखा के, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीत काल को कितनी काव्य धाराओं में बांटा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं। तो इसका प्रश्न ये है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम देते हुए 3 वर्गों में विभाजित किया है। जो रीत काल है उसको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने श्रृंगार काल का नाम भी दिया है। तो रीत काल को 3 भागों में जो डिवाइड किया गया है, उनमें से जो पहला आप लोगों के समझ आ जाएगा वो आ जाएगा रीतबद्ध, ठीक है। दूसरा आ जाएगा रीत सिद्ध, ठीक है, और आप दूसरा आ जाएगा रीत सिद्ध, और आपका तीसरा आ जाएगा रीत मुक्त। तो इन 3 भागों में रीत काल को, रीत काल, ठीक है, इन काव्य धाराओं में बांटा गया है, ठीक है, 3 में, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु मंडल के किन्हीं 4 कवियों के नाम लिखिए। तो बहुत ही हार्ड लेवल का प्रश्न ये भी है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। इसका आंसर आपको अपने क्वेश्चन बैंक सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, ओके। अगला प्रश्न है
कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं और उनके 4 सर्गों का नाम लिखिए। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें, कामायनी एक महाकाव्य है, ठीक है, जिसके रचनाकार, जिसके रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये जो सर्गों की संख्या जो इसमें है वो है टोटल, कामायनी में जो सर्ग हैं वो टोटल 15 हैं। और बताया जा रहा है कितने सर्ग हैं, 15। और किन्हीं 4 सर्गों के नाम लिखना है। तो 4 सर्ग के मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। नंबर 1 है चिंता, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 है चिंता। नंबर 2 है आपका आनंद। और नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा। और आपका जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा मनु, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दीजिएगा। आई होप आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में अज्ञेय ने किन 7 कवियों को सम्मानित किया। अज्ञेय जी हैं जो प्रमुख कवि हैं, इनका पूरा नाम जो है, पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी है। अज्ञेय इनको उपाधि मिली है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो तार सप्तक है ये सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किसमें, कितने में प्रकाशित हुई थी, सन 1943 में प्रकाशित हुई थी। और इनमें अज्ञेय जी ने 7 कवियों को सम्मिलित किया था। तो उन 7 कवियों का नाम हम जानते हैं, जो कि जर्नली है, आपको जानना भी जरूरी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले जो कवि हो गए, नंबर 1 पे हम रखेंगे रामविलास शर्मा जी को। दूसरे नंबर पे हो जाए हमारे, ध्यान दीजिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। 3 नंबर पे आपके आ जाएंगे नेमी, ठीक है, नेमी चंद्र जैन जी। और नंबर 4 पे आपके आ जाएंगे भारत भूषण जी, भारत भूषण अग्रवाल जी। और आपके 5 नंबर पे आ जाएंगे प्रभाकर माचवे जी। नंबर आपके 6 पे आ जाएंगे गिरजा कुमार माथुर जी। नंबर 7 पे आपके आ जाएंगे रामविलास शर्मा। एवं साथ साथ में आपके कौन आ जाएंगे, अज्ञेय सहित 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई। तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन 1943 में किया गया था, ठीक है। तो आई होप आपको इसका आंसर मालूम हो गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने सोपान या फिर कांड हैं। हो सकता है आपकी परीक्षा में ये ना आए, सोपान आ जाए, तो आप लोग वही समझ लीजिएगा कितने कांड हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और जनरली प्रश्न है, इसका भी उत्तर हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, और आप सभी को मालूम भी होगा। तो चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। तो जो रामचरितमानस है, इसके बारे में आपको अच्छे से मालूम होगा कि ये श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, ठीक है। और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में जो कांडों की संख्या है वो 7 है। तो फर्स्ट नंबर जानेंगे, यहाँ फर्स्ट पे रखा गया है यहाँ पर कि बालकांड। और आपका दूसरा नंबर पे रखा गया है अयोध्या कांड। और आपका तीसरा नंबर जो रखा गया है वो रखा गया है अरण्य कांड। और चौथा जो आपको रखा गया है वो रखा गया है किष्किंधा कांड। और नंबर 5 पे जो रखा गया वो सुंदर कांड है। और नंबर जो 6 पे रखा गया वो लंका कांड है। और नंबर जो 7 पे रखा गया है वो युद्ध कांड, जिसको हम उत्तराकांड या फिर उत्तरकांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 हैं, ये 7 खंड में इनको डिवाइड किया गया है, या फिर आप लोग कह सकते हैं इनके जो कांडों की संख्या है वो 7 है। आप लोग जानते भी हैं अच्छे से, ठीक है। तो आई होप ये भी प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि शोध या अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप लोग पढ़ना चाहें तो अपने गूगल पे सीरीज पे इसका आंसर पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अब 10 के 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। कितने, 10 के 10 समाप्त होते हैं अति लघु उत्तरीय बेस की। अब बढ़ते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। लघु उत्तरीय यहाँ पर लिखा है खंडबा। और खंडबा में आपको यहाँ पर मेन पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। अगर 7 नंबर आप हल कर लेंगे तो आपको 35 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग मेन पॉइंट 5 प्रश्न हल करने हैं, प्रत्येक प्रश्न के 7 नंबर टोटल, यानी कि 5 के 5 आप प्रश्न हल कर लेंगे तो आपको 35 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, सभी प्रश्नों को मिला के। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ,
लघु उत्तरीय में दो प्रकार के प्रश्न हैं। एक तो आप लोगों के लिए एक पैराग्राफ या फिर आपको यहाँ पर एक अवतरण दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, अवतरण या फिर आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उसमें क्या करना होगा, जैसे कि ये पैराग्राफ पूरा आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पूरा पैराग्राफ दिया गया आप लोगों को। तो इस पैराग्राफ की आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है, यानी कि ये जो पद्यांश है या फिर जो ये आप लोग देख रहे हैं ये अवतरण है, ये किस लेसन से लिया गया है और इसके प्रमुख कवि कौन हैं, ये संदर्भ में लिखा जाएगा, ठीक है। और आपको लोगों को संदर्भ के बाद प्रसंग लिखना होगा, उसके बाद फिर इसकी व्याख्या लिखनी होगी, ठीक है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि इस जो पद्यांश है इसमें कहने का मतलब वाकई क्या है, हिंदी में अनुवाद, ठीक है। तो इस तरह लिखना होगा। और अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो इस तरह दूसरा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बारे में लिख लीजिएगा। इसी तरह आपको करीब करीब 4 पैराग्राफ दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से सिर्फ आप लोगों को 3 पैराग्राफ के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दूसरे प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसके बाद सिर्फ और उस क्वेश्चन का उत्तर देना होगा, जैसे आपने अति लघु उत्तरीय में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी संदर्भ सहित व्याख्या नहीं करनी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो जैसे कि लिखा कि अमीर खुसरो के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो अमीर खुसरो का जो व्यक्तित्व था, यानी कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करके लिखना है कम से कम 200 शब्दों में, तभी आपको 7 नंबर निर्धारित किए जाएंगे। अमीर खुसरो से जुड़ा आपकी परीक्षा में एक ना एक प्रश्न आएगा, गारंटी है। तो प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। इस बार आया है और आने वाले दिनों में भी आएगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। तो घनानंद जी जो हैं वो प्रेम के पीर के कवि हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और आपको डिटेल में लिखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला है कि प्रसाद जी का मतलब हो गया कि हमारे जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना को उदाहरण समझाइए। तो जयशंकर प्रसाद पे भी जुड़े कई सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे हिंदी में, क्योंकि ये बहुत प्रमुख कवि हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 1-2 प्रश्न तो आएंगे, गारंटी है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला है पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी से भी जुड़ा आ सकता है, ठीक है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ओके। नदी के द्वीप अथवा रोटी और संसद कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय, यानी कि खंड आ बा गा, यहाँ पर गा लिखा है, ठीक है ना, तो इसकी ओर। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न हल करने हैं, ध्यान दीजिएगा, सिंपल भाषा में 2 प्रश्न हल करने हैं और 10 नंबर मिलेंगे आपको। एक प्रश्न के उत्तर देने पे, दोनों प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं, इनमें से कौन से महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए वो हम आपको बताते हैं, कौन सा आपको तैयार करके जाना। पहला प्रश्न है कि आदिकालीन कविता की प्रवृत्तियों को उदाहरण समझाइए। आदिकालीन की जो कविताएं हैं या फिर प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। आदिकाल के इतिहास के बारे में पढ़ लीजिएगा। आदिकाल का नाम कैसे ठीक है, आदिकाल पढ़ा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है और परीक्षा में 100% आएगा ये प्रश्न, तैयार कर लीजिएगा, गारंटी है आएगा आदिकाल से जुड़ा प्रश्न, ठीक है। आदिकाल की हिंदी साहित्य के बारे में या आदिकाल के इतिहास के बारे में आएगा, किसका नाम आदिकाल कैसे पड़ा, ऐसे जुड़े प्रश्न आएंगे। अगला है कि कबीर सच्चे ठीक है अर्थों में समाज सुधारक हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। कबीर दास जी से भी जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा कि ये किस प्रकार समाज सुधारक हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, तो इस भी प्रश्न के आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसको भी आपको तैयार करना है। अगला है कि तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है, सतर्क विवेचना कीजिए। तो तुलसीदास से भी जुड़ा एक प्रश्न आएगा परीक्षा में, 1-2 आ सकते हैं, लेकिन इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। ये भी हाई लेवल का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्तियों को उद्घाटित कीजिए या फिर प्रमुख प्रवृत्ति या फिर प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो ये भी हाई लेवल का, इसको भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने, जिनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है। तो ये भी महत्वपूर्ण, अगर आप चारों प्रश्न अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो चारों के चारों महत्वपूर्ण है मेरे अनुसार। आप चारों के बारे में पढ़ लीजिएगा, 1 न 2 प्रश्न फंस ही जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के समस्त रख दिया है, कौन से महत्वपूर्ण है प्रश्न, कौन से नहीं थे, ये सारी जानकारी आपको दी मैंने। और लगभग क्वेश्चन जो शॉर्ट थे उनका मैंने आपको उत्तर भी बताया,
और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और अगर इसी तरह अन्य सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आप तक वो भी प्रोवाइड करेंगे। इन सभी जो प्रश्न हैं इन सभी का उत्तर हम तैयार कर रहे हैं, आपको जल्द ही वेबसाइट पर मिल जाएगा questionpaper.com पे, तो वहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।